सिर्फ कुर्सी से मतलब। वो पंजाब ने की थी, दुश्मन की जड़ों को हिला दिया। पूछूंगा भूपेंद्र हुड्डा से कि अब तेरा क्या होगा कालिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे क्या कुछ आर्थिक सर्वेक्षण में है और बजट में क्या कुछ हो सकता है। तमाम मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष विशाल सेठ मेरे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, जनधन सेवा चलो आपने यहाँ पर लागू की, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है लोगों को चुनावी शगुफा था, ये उतना फायदा नहीं हुआ। नहीं, देखिए, चुनावी शगुफा ठीक है, विपक्ष का काम है इसको अंडरमाइन करना, किंतु थोड़ा विपक्ष को अपना काम एक बड़ा लॉजिकली सोचकर भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जनधन के अंदर हमने लगभग 10 करोड़ खाते, मोदी जी के इस विजन से 10 करोड़ खाते खुल गए। अगर एक एवरेज एक परिवार के अंदर 5 लोग हैं तो जनधन योजना में आप 10 करोड़ लोग मत मानिए, 1.25 करोड़ 125 करोड़ में से। अच्छा। तो 100 अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो लगभग 50 करोड़ लोग जनता उसमें जुड़ गई है। और अभी भाई साहब कह रहे थे, कहते जी कि 60 करोड़ मोबाइल हैं। अच्छा। मैं इनको वही कहना चाहता हूं कि आप ये बात को समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर हर परिवार में हर सदस्य के पास मोबाइल नहीं होता। एक परिवार मोबाइल के माध्यम से जुड़ गया तो वो पूरा परिवार जुड़ गया। अगर 60 करोड़ मोबाइल हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी जनता जुड़ गई होगी मोबाइल के माध्यम से। ठीक है, कुछ 1-2% क्लास ऐसी भी है जो एक व्यक्ति 3 मोबाइल रखता है, पर किंतु बहुत से मतलब ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में एक मोबाइल भी है, 4 लोगों के पीछे एक भी है। तो 60 करोड़ से हम बहुत सारी, मैं इसका आंकड़ा नहीं दे सकता, किंतु 60 करोड़ मोबाइल फोन से ऐसा प्रतीत होता है कि हम वी आर वेरी क्लोज टू के लगभग सारी जनता से जुड़ सके। बिल्कुल। अर्जुन जी, आपसे जानना चाहूंगा, अप्रैल दिसंबर की मुद्रास्फीति की बात की जाए तो उसमें भी गिरावट आई थी, आंकड़े मेरे पास है। और निजी निवेश पर अब अगर जोर दिया गया तो एफडीआई कितना बड़ा फैक्टर होगा? देखिए, एफडीआई बड़े अच्छी बात है। अलग अलग जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनका बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, पर पहली बात जो इकोनॉमिक इंडिकेटर से खेल रही है सरकार, उसमें काफी बड़ी दिक्कत है। दूसरा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही किसी देश को ना चलाती है ना बनाती है। अच्छा। जब आप ये बात करते हैं कि जब आपके इकोनॉमिक सर्वे में ये बात होती है कि हाँ इतने प्रोजेक्ट हैं वो बंद पड़े हैं, इन पे फोकस करना चाहिए, हमें बिग बैंग रिफॉर्म्स पे फोकस करना चाहिए। ये बिग बैंग की जब बात करते हैं तो मुझे डर लगता है कि कहीं ये बम जो है बिग बैंग का ये आम जनता के मुंह पे ना फटे। और ये इसका बहुत बड़ा डेंजर इस वक्त है क्योंकि कल जब ये बजट होगा, मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रीकर्सर है आज का इकोनॉमिक सर्वे। अच्छा। कल कुछ ऐसे बड़ी बातें की जाएंगी, ये कहा जाएगा कि ये रिफॉर्म्स जो है देश के लिए जरूरी हैं। आप देखिए, अगर इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है कि ईज ऑफ बिजनेस बढ़ रहा है क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट को ऑर्डिनेंस से बदल दिया गया है। आज हम जानते हैं कि लाखों लोग दिल्ली में, हजारों लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरी ऑपोजिशन, पूरी पार्टीज, अन्ना हजारे, कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी लैंड एक्विजिशन के खिलाफ, बिल के ऑर्डिनेंस के खिलाफ। और यही सरकार ये बात कर रही है कि बिजनेस को इससे फायदा होगा। क्या ये देश सिर्फ बिजनेस या कॉर्पोरेट घराने ही चलाते हैं कि ये आम आदमी की बात भी करते हैं? इसीलिए शायद मोदी साहब ने आज कहा है कि सुधार की जरूरत है। देखिए, मैं एक इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। लैंड एक्विजिशन बिल आज हमारा मुद्दा नहीं है, किंतु बात छेड़ी है तो मैं इनको एक बात बताना चाहूंगा कि लैंड एक्विजिशन के अंदर ये नहीं होता कि फार्मर की पूरी लैंड ले ली जाए। मैं भाई साहब को एक बात बताना चाहूंगा, अभी आपके स्टूडियो में आए हैं, ये किस सड़क से चल के आए हैं, वो भी किसी न किसी किसान की लैंड एक्वायर करके। तो पूछ के लीजिए ना, सुनिए ना, पूछ के लीजिए। और सुनिए तो सही ना जी, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आज जो फार्मर है, क्या आप चाहते हैं कि, देखिए, आज लैंड होल्डिंग इतनी बड़ी नहीं है, एक परिवार में अगर 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, बेटियां हैं, जो भी हैं, जो भी परिवार के अंदर आगे ऑफस्प्रिंग्स हैं, ये आप यही चाहते हैं कि अगर किसी के परिवार के अंदर 5 एकड़ जमीन है तो 5 एकड़ के ऊपर वो 4 बच्चे फिर उसी 5 एकड़ के अंदर मिट्टी के अंदर घुलते रहें? ऐसा नहीं होता, उससे देश पीछे जाएगा। आप वास्तविकता को समझिए। उसका किसान का बच्चा भी अच्छे स्कूलों में पढ़ना चाहता है, अच्छे हॉस्पिटल्स चाहता है, उसको अपना अनाज भी मार्केट तक लेके जाना है, उसके लिए रोड चाहिए। खेती में स्कोप नहीं है। खेती में स्कोप नहीं है। नहीं, खेती में स्कोप है,
बट यू कैनॉट एडजस्ट टोटल किसानों की बात करने वाली सरकार कहते हैं अपने आप को, किसान की कर रहे हैं बात हम। विरोधी आप सरकार सुनिए, है जो किसान साफ जो अभी कह रहे हैं कि किसानों का बच्चे क्या करेंगे, उनकी जमीन प्राइवेट लोगों के ये चाहते हैं कि आधे एकड़ के ऊपर अगर आधे एकड़ के ऊपर जीवन निर्वाह करता रहे। तर्कसंगत बात क्या है फिर? तर्कसंगत बात यह है कि देखिए उसके अंदर से जमीन में से अगर 1 या 1.5-2% लैंड, देखिए अगर आपको वो करनी है क्या, सर ये बताइए फिर इतने सारे किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? वो यस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, इनके लिए फंडिंग होती है। आप मेरी बात समझिए, आज अन्ना हजारे के साथ वो मेधा पाटकर बैठी है वहां पर जी, वो वही महिला है जिसने नर्मदा डैम के लिए भी अपोज किया था। तो उसमें बुरा क्या नर्मदा डैम देश के लिए अभिशाप है या वरदान है? बिल्कुल, नर्मदा डैम इज गुजरात और वर्ल्ड बैंक की अपनी स्टडीज, आप लोग इकोनॉमिक सर्वे आपका रिलाय करते हैं, वो कहता है गलत है। सर मोदी साहब खुद मान बैठे इस बात को कि कुछ खामियां हैं इन चीजों में जो सुधारनी है। हाँ, तो पर आप सारी चीजों को खामियां तो नहीं मान सकते। आप एक चीज के लिए, अगर खामियों के लिए, ये तब भी पहले कहा गया कि यदि कुछ खामियां किसी को नजर आती हैं तो वी कैन सिट अराउंड द टेबल एंड डिस्कस अबाउट इट। ऐसे सड़क देखिए, हाँ, सड़क पर बैठना या किसी प्रकार की कुछ वो हाइलाइट्स, मतलब आपने आपको हाईलाइट करना देश के अंदर, अन्ना हजारे जी ने ठीक है करप्शन के विरोध में चलाया था, पर हर बात के लिए उनको सड़क पे आना, दिस इज नॉट डन। अगर कोई बच्चे को कुछ चाहिए आपने घर में भी अगर, तो हर बात के लिए जमीन पर लेटेगा, दिस इज नॉट डन। दिस इज नॉट जनता को बच्चा समझना, दिस इज नॉट डन। किसी भी सरकार की बहुत बड़ी बहुत अच्छी हरकत भी नहीं है। वो अपने राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस पलवल की सड़क से, पलवल से लेकर दिल्ली तक जिस सड़क से आए हैं भाई साहब, वो भी किसी किसान की जमीन थी, वो भी किसी किसान की जमीन थी। वो अपने राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वो जिस जो शांतिमय तरीके से सब चीजें कर रहे हैं, तो सरकार तो कह रही है यदि आपकी कोई बात है, लेट्स सिट अराउंड द टेबल। इतना गलियों में शोर डालने से आप बात बताइए, जो दिल्ली के सीएम साहब हैं वो भी आईआईटी की, वो जिस आईआईटी से पढ़े हैं वो भी किसी किसान की जमीन लेके वहीं पर कॉलेज खुला था। होना चाहिए। इस सरकार ने क्या किया है कि प्राइवेट बॉडीज और पीपीपी मॉडल के अंदर आपको बिल्कुल पूछना नहीं पड़ेगा। तो किसी इंसान की, किसी किसान की जमीन आप ऐसे ही एक्वायर करेंगे बिना पूछे, ये तो बहुत बड़ा धोखा है। ये भी चर्चा का विषय था। चलिए मुद्दे पर आते हैं। अब अर्जुन साहब, अगर देखा जाए, अब इनका रेल बजट भी आया था, जनता को पसंद नहीं आया, क्या बड़ा कारण माना जाए? देखिए, रेल बजट में जब आप जनता के मुद्दों को, और इसकी इकोनॉमिक सर्वे में भी बात हुई है रेलवे की, जब आप ये कहते हैं कि ये सब्सिडी तो इन लोगों को मिल रही है, इन लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हम इनको डायरेक्टली इनके बैंक में, जो भी अगर बैंक होना हो, इनको पहुंचा देंगे या नहीं पहुंचाएंगे, तो रेल बजट से लेके किसी भी आम बजट में भी हमेशा जनता के हितों की बात होनी चाहिए। अच्छा। केवल कुछ लोगों की बात, केवल ये कह देना कि हम सोने का निर्यात अलाउ कर देंगे और इससे इन लोगों को फायदा हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट रुके हो इनको फायदा हो जाएगा, अच्छा। या हम लेबर रिफॉर्म कर देंगे, सो कॉल्ड रिफॉर्म की बात करते हैं, और जो आम मेहनतकश लोग हैं उनके फायदे की बात बिना सोचे ये लोग सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करेंगे, तो क्या लोग खुश होंगे? और अभी आप देखिए, पिछले 3 महीनों में आपने दिल्ली का इलेक्शन देखा, बाकी कुछ कई चीजें देखी कि कैसे मूड बदला है देश का, कितने बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो मोदी जी के सूट के बारे में हो या इस देश की लूट के बारे में हो। एफडीआई के मसले पे ही अगर चर्चा कर लें, एफडीआई का मसला और पार्टियों को भी नहीं अच्छा लग रहा है, ममता बनर्जी भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। क्या लगता है ये किसानों के लिए और आम लोगों के लिए ये फायदेमंद होगा? देखिए, अगर हम केवल एफडीआई रिटेल की बात करें तो क्लियर पोजीशन जो है कई पॉलिटिकल पार्टीज की, उससे कितनी दिक्कतें हैं। हाँ। जब हम जानते हैं कि 90% जो रिटेल है, 90 से 95% छोटे दुकानदार चलाते हैं, और अगर आप उनको डिस्प्लेस करेंगे तो शायद भाजपा का अपना वोटर बेस भी कहीं ना कहीं डिस्प्लेस होता है, तो किसी वॉलमार्ट जैसी कंपनी के लिए। और जो हम जानते हैं कि मेक्सिको और यूएसए में कैसे छोटे शहर, बड़े शहर खाली हो जाते थे जब वहां पे वॉलमार्ट आता था और फिर चला जाता था। तो ये जो मॉडल है एफडीआई का, इस पे बड़ा विचार करने की जरूरत है कि क्या देश को जरूरत है इसकी। बिल्कुल। अब किसानों की बात इन्होंने की, एक सवाल सर आपसे पूछना चाहूंगा। सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना भी बहुत जरूरी है, तर्कसंगत बनाए बगैर तमाम चीजें नहीं होगी। और एक आंकड़ा मेरे पास मौजूद है, 25 करोड़ 71 लाख टन रहने का जो अनुमान है खाद्य उत्पादन का। अगर किसान की जमीन ही नहीं बचेगी, ये टारगेट कैसे पूरा होगा? ये टारगेट देखिए, जमीन ऐसे, आपको मैं वही बात बताने जा रहा हूं जी, बताइए। कि कोई जमीन कोई किसी की हड़प नहीं रहा है। अच्छा। देखिए 1 और 1-1.5% जमीन एक्वायर अगर होती है तो उससे आपकी प्रोडक्शन लो नहीं होती है। अच्छा। देखिए, हम जब हमारी जो प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर का पहले 1950-55 के आसपास, लेकिन एक आधे का मसला नहीं है, ये काफी बड़ी लैंड की डील सुनिए,
हजारों एकड़ की बात अब सुनिए ना जी, नोएडा गुड़गांव में देख लीजिए पहले कितनी जगह बताइए एक्वायर ना, की हुई है। सुनिए ना, नोएडा गुड़गांव पूरा हिंदुस्तान नहीं है। पहले आप बात जी, को, मेरे चलिए, को लेट मी बताइए, कंप्लीट माय बताइए। स्टेटमेंट। आप एक बात समझिए कि लगभग 1950-60 के दशक के बीच में हम लगभग 1.5 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर अनाज पैदा करते थे। आज हम पर हेक्टेयर लगभग 6 मीट्रिक टन 6 टन अनाज पर हेक्टेयर पैदा करने लगे हैं। अच्छा। और अभी भी हम डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत पीछे हैं। हमें इस सरकार ने जो सॉइल हेल्थ कार्ड्स बनवाए, किसानों के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज लेके आ रही है, ताकि हमारी प्रोडक्शन इस धरती उपजाऊ बने। ये धरती किन चीजों के किसको सूट के किस प्रकार की क्रॉप को सूट करती है, अच्छा। वो कर सकें, हम हर खेत को पानी पहुंच सके। इन बातों के ऊपर अगर हम फोकस नहीं करेंगे और इस धरती को उपजाऊ अधिक बनाएं तो तभी आगे बात बढ़ेगी ना जी। अब पिछली सरकार ने हजारों एकड़ लैंड एक्वायर करके 1-1 रुपए के ऊपर दी। अच्छा, क्या वो हम उस मॉडल को तोड़ना चाहते हैं? गुजरात तो का जो अपना मॉडल है, देश को प्रगति के पथ पे भी लेके जाना है और किसान को भी बड़ा करना है। पर एकड़ के हिसाब से जमीन दी गई है, डॉक्यूमेंटेड है ये सब। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन उस सब की बात छोड़ देते हैं। आज सिर्फ बात करते हैं, आपने फर्टिलाइजर की बात उठाई। फर्टिलाइजर जो इकोनॉमिक सर्वे में बात हुई 0.82 है परसेंट है जीडीपी का। आप जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब में पुलिस थानों में फर्टिलाइजर थे और वहां से बांटे गए क्योंकि इतनी कमी हो गई थी। अप्रैल में जब से सरकार आई है, इन्होंने 2 कारखाने साउथ इंडिया में बंद करवा दिए हैं, जिससे यूरिया की जो प्रोडक्शन थी कम हो गई है और ना ये सरकार इंपोर्ट कर रही है। तो जो सरकार पहले जमीन लेते हैं, अगर जमीन किसी के पास होती है तो उसको यूरिया नहीं देते और कहते हैं अच्छे दिन आ रहे हैं। तो देखिए, ही इज स्पीकिंग एवरीथिंग फार अवे फ्रॉम फैक्ट्स। देखिए, मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ना। आप डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, आप पहले बात तो वेबसाइट पे चले हाँ, चले जाइए, आप उनके स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, आप इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए। साफ ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इसमें फेरबदल हो। हम जानते हैं कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट में रोज आ रहा है। इसका मैं बताता हूं उत्तर। ये जो फर्टिलाइजर का बता रहे हैं, ये फर्टिलाइजर जो हमारी आउटगोइंग गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने ऑर्डर्स कम प्लेस किए थे। अगर ये फर्टिलाइजर्स उस फैक्ट्री के बंद करने से होता है जिसका भी ये जिक्र कर रहे हैं, तो आज कैसे ये फर्टिलाइजर पूरा होने लग गया है? क्योंकि पिछले क्वार्टर का जो था, अरे अब पूरा है, कहीं पे भी शॉर्टेज नहीं है इस समय। वर्तमान में मार्केट में कहीं फर्टिलाइजर की शॉर्टेज नहीं है। जो पिछली सरकारों ने, मैं हरियाणा का विशेष रूप से हरियाणा का एक एग्जांपल देना चाहता हूं। नवंबर के अंदर सरकार बनी, अगले 3 महीने का और जो भी हमें फर्टिलाइजर चाहिए उसका पहले से प्लानिंग होके उसका ऑर्डर दिया जाता है। आउटगोइंग गवर्नमेंट ने, हुड्डा सरकार जो थी हरियाणा के अंदर, उन्होंने आने वाले दिनों के लिए फर्टिलाइजर का ऑर्डर नहीं दिया था। तो उसके बाद आते ही इस बात को टिकअप किया गया और अब आज वर्तमान स्थिति में अगर प्रोडक्शन लो होती तो कैसे फर्टिलाइजर पूरी हो जाए हरियाणा में, कैसे हो गई? मैं इनका पॉइंट समझता हूं। साफ सी बात यह है कि ये जो नीति है कि जहां पे आप इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करते हैं फर्टिलाइजर, चाहे वो यूपीए की सरकार हो या एनडीए, दोनों ने मिलकर इस नीति को आगे बढ़ाया है। मेरा मानना है कि ये नीति किसान विरोधी है और आम जनता विरोधी है। चलिए बजट के मसले पर बातचीत कर लेते हैं। कैसा बजट हो, देश की जनता क्यों खुश होगी? देखिए, मैं देश की जनता के, मैं चाहता हूं कि हर तबके की, हर क्लास की, वो इंसान जो एक दिन की रोटी नहीं खा पाता, वो 80 करोड़ लोग जिनको बिलो पॉवर्टी लाइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मानते हैं, उसकी भी बात हो। और सिर्फ केवल बात ना हो, उनके लिए भी हो। जो ये बात इन्होंने बार बार की कि हम पैसा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर घटाएंगे, वो मेरा ये मानना है कि किसी स्टैचू बनाने से या कुछ ऐसे एक्सट्रावेगेंट चीजें करने में वहां घटाया जाए, पर शिक्षा या एजुकेशन, हेल्थ, इन सब की चीजों में, सोशल सिक्योरिटी के मुद्दों में, नरेगा के ऊपर की इश्यूज में, जहां पे पिछली बजट में पैसा घटाया गया था, वहां सब पैसा बढ़ाया जाए, घटाया ना जाए। नरेगा की बात कर रहे हैं। नरेगा में ये फैक्ट्स हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सामने है कि नरेगा के अंदर जितना घपला हुआ, ऐसे फंड्स किसी एक स्कीम को देने से कोई उधार नहीं होता जनता का। पिछले 5 साल उसको मैनेज भी करना है। चले, मोदी साहब ने उस पर कटाक्ष भी किया है, लेकिन बजट की बात की जाए, मोदी साहब का क्या बजट के लिए मास्टर स्ट्रोक रहना चाहिए ताकि जनता खुश हो? मोदी साहब का जो मास्टर स्ट्रोक रहने वाला है, हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ा काम है, दैट इज जॉब क्रिएशन, और हर किसान के खेत को पानी लगता हो। अच्छा, और खेत हमें नहीं, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। हर किसान के खेत को पानी मिलता हो। और हमारे यहाँ पर बिजली,
हमारे यहाँ पर सोलर एनर्जी को टैप करने के लिए अच्छा। रिन्यूएबल सोर्सेज, तो रोड मैप इसके लिए तैयार है, मोदी साहब का रोड पूरा। मैप इसके लिए तैयार है। तो जल्दी ये तमाम चीजें होंगी, बिल्कुल आएंगी। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? छोटा सा मुझे संक्षेप। इतना पता है कल बिग बैंग होगा, बड़ा बम फटेगा और इस देश की जनता को बहुत दुख होने वाला है, मुझे ये लग रहा है। चलिए मेरी prediction है। उम्मीद करते हैं रेल बजट से अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विशाल सेठ पंचकुला से भाजपा अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अर्जुन शौरान चंडीगढ़ हाईकोर्ट से वकालत करते हैं, जाने माने वकील हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आर्थिक सर्वेक्षण आ गया है और आर्थिक सर्वेक्षण के बाद अब बारी होगी बजट की, और मोदी साहब का मास्टर स्ट्रोक क्या होगा वो सबको पता चल जाएगा। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज, सच्चाई की ताकत। सैकड़ों मौके हैं सिर्फ कुर्सी से मतलब। और पंजाब ने की थी दुश्मन की जड़ों को हिला दिया। पूछूंगा भूपेंद्र हुड्डा से कि अब तेरा क्या होगा कालिया।